और फिर मैं तुलसीदास जी को कोट करता हूँ। उन्होंने कहा है, गुरु तीन जन प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन के हो बेग ही नाश। तो हमारा राज नहीं जाना चाहिए, हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए और हमारा तन नहीं जाना चाहिए। और इसलिए आप सचिव की भूमिका में रह करके और इस बात का प्रयास करें कि हम क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए। हमारी जो क्षमताएं हैं, जो हमारी, आप सब जानते हैं कि जो हमसे हो सकता है वो करने का। आप पत्रकार, हमारे रीवा के पत्रकार बंधुओं को मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप आइए भोपाल। अब तो भोपाल में आपके रहने की और खाने की अब किसी को चिंता करने की ज़रूरत है। गिरीश गौतम के रहते ये चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। हमारे 3 साल का मुझे ये पद मिला है, तो 3 साल के लिए अस्थायी आमंत्रण दे रहा हूँ। रोज़ रोज़ नहीं कहना पड़े कि ये परमानेंट है, हम आपको पूरी तरह से आमंत्रित कर रहे हैं। जब कभी ऐसा लगे आप किसी काम से आते हैं हमको बताइए, और यदि हमारा स्वागत लेंगे, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता था। अब कोई सवाल हो, क्योंकि मैंने पत्रकार वार्ता, कोई हाई कोर्ट का जज अपने परिवार से अलग होता है क्या? आप बताइए, क्या उसके ऊपर आक्षेप लग सकता है कि वो चूँकि परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है इसलिए वो गलत फैसला कर रहा है? जब वो आसंदी पर बैठता है बतौर न्यायाधीश, उस समय उसे न्याय की आवश्यकता है। और विधानसभा में यदि हम स्पीकर के पद पर बैठते हैं तो हमने तब भी जब धन्यवाद कर रहा था लोगों, तो मैंने कहा है विधायकों को, ये सारे जो विधानसभा के भीतर हमारे माननीय सदस्य आए हैं और इस पद पर मुझे बैठा है, तो मैं उनके हितों का, उनके विशेषाधिकार का संरक्षण करूंगा, ये वचन देता हूँ। और मैंने उसमें भी स्पष्टीकरण किया, हित का मतलब व्यक्तिगत हित नहीं, हित का मतलब जनता के हित के उठाने वाली आवाज़ का, उसका संरक्षण करूंगा। विशेषाधिकार जो जनता का अधिकार होता है उसको लड़ना, यदि आपको पढ़ना पड़ता है विधानसभा में, उस अधिकार की सुरक्षा करूंगा। उसका सुरक्षा की है, उसके संरक्षण की मैंने बात की यही है। तो यही न्याय हो सकता है। मैंने कहीं नहीं कहा कि इस दल के या उस दल के, बल्कि मैंने ये कहा वहाँ पर कि भाई एक बात याद रखना, अब 2 पक्ष हैं इसमें, हम किसी पक्ष में नहीं हैं, पर एक पक्ष हमारा भी है। हमारा पक्ष ये कि निष्पक्ष की जो पक्ष है उसी पक्ष का मैं पक्ष हूँ, मैं उसका पक्ष हूँ। और मैंने ये कहते हुए कहा वहाँ पर कि भाई एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये, तो इनको इशारा किया इस तरफ को कि आपका स्वभाव बदलना चाहिए, क्योंकि जनता के कल्याण के लिए यहाँ से योजनाएं बनती हैं। तो उसमें थोड़ा सा अपने को, यदि प्रतिपक्ष कोई हमलावर होता है, कोई कुछ करता है, तो आपका स्वभाव संत की तरह होना चाहिए। तुलसी संत सुवम्ब तरु, इनकी गति समवेद, इतते पाहन हनत है, उतते हुए फल दे। इस विचार के साथ काम करें। और मैंने एक बात और कही रमाकांत जी वहाँ कि इस सभा के भीतर मंथन होना चाहिए। और मंथन से क्या निकला? अमृत और जहर दोनों निकला। अमृत को देवताओं के हिस्से में गया और जहर हमारे शिव जी के हिस्से में गया, गले के भीतर चला गया। हमने कहा अब यहाँ जो मंथन हो वो उस काल का मंथन छोड़ो, यहाँ जो मंथन हो उससे अमृत निकले, वो भी जनता के काम आवे। जहर भी निकले तो वेनम बनकर निकले, और सांप के जहर को मारने वाला जहर निकले, ये मंथन करने की आवश्यकता मैंने वहाँ कहा है। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैंने कई बातें कही हैं। वाद विवाद से कोई बात का निष्कर्ष नहीं निकलता। वाद विवाद में दोनों पक्ष एक साथ बोलते हैं, मैं देखता हूँ विधानसभा में दोनों एक साथ बोलते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि विधानसभा की कार्रवाई इसलिए स्थगित करनी पड़ती है कि किसी को समझ में नहीं आता, बल्कि हमको भी समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा, इसलिए अपन स्थगित करते हैं 5 मिनट के लिए कि शायद जो गुस्सा, जो उबाल आया है थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर लौट के आते हैं। तो वाद विवाद से काम नहीं बनता, इसलिए मैंने कहा संवाद करना चाहिए। संवाद में एक पक्ष बोलता है, दूसरा पक्ष सुनता है, दूसरा पक्ष बोलता है, दूसरा पक्ष सुनता है, और वो जो निकलता है उससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। उस निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा में हमारे जो माननीय सदस्य आए हैं, ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे इस मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता, उनके निर्णयों का इंतजार करती है। हमारे मुरैना का अंतिम गांव है, हमारे अलीराजपुर का अंतिम गांव है, शिवराजपुर का जो नए पहली बार आते हैं वो प्रश्न जब पूछते हैं तो कई बार दब जाते हैं, या लॉटरी सिस्टम इस तरह का है वहाँ पर कि तारांकित प्रश्न यदि 150 आए तो 150 के एक साथ डाल करके सवा का निकाली जाती है, जो नंबर आएगा उसी नंबर 1 होगा। और कई बार सौभाग्य से दुर्भाग्य से नए लोगों का नहीं आता नाम उसमें, या नए आ गया तो सामने वाले 3-4 पुराने हो गए। और जानते हैं जो पुराने लोग हैं वो प्रश्न को आगे बढ़ने ही नहीं देते, एक प्रश्न फिर 2 प्रश्न फिर 3 प्रश्न फिर प्रश्न पर प्रश्न फिर विवाद, ये तमाम। तो मैंने कहा कि नए को कैसे मौका मिले, तो मैंने उसका एक तरीका निकाला। उन्होंने आदेश किया कि 15 तारीख को केवल
जो प्रथम बार के विधायक आए हैं केवल उनका क्वेश्चन रखा जाएगा, किसी दूसरे का नहीं लिया जाएगा। तो वो प्रथम ही रहेंगे, प्रथम बार के जो विधायक हैं वही क्वेश्चन उनका 25 आएगा। अब वो पूछे, मैंने व्यवस्था दी है वहाँ पर, जब कई बार प्रथम बार का विधायक पूछता है तो हमारे सीनियर लोग जो हैं वो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और सपोर्ट शायद कम होता हो परंतु एक उसी के माध्यम से अपनी बात भी कह ले। तो मैंने रोक दिया कि नहीं, उनको खुद पूछने दीजिए, वो 3 पूछेंगे, 3 के अलाउ है, मैं 4 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, मैं पूछने उसी को दूंगा, उसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो, उसको पूछने दीजिए। आखिरकार एक अनुभव प्राप्त करेगा, उसको हम संरक्षण दे ही रहे हैं, आप पूछने दीजिए उसको। अभी जो समितियां बनती है विधानसभा के भीतर, उस समिति में हमारे रीवा के पत्रकारों की गुंजाइश कम रहती है और शायद नहीं ही रखना के बराबर क्या होती नहीं है। पर अब चिंता मत करना, और वो पत्रकार समिति जो है उसमें रीवा का वर्चस्व दिखाई पड़ा, क्योंकि विधानसभा में मेरा वर्चस्व यदि है तो हमारे रीवा का पत्रकारों का भी वर्चस्व उसमें दिखाई पड़ेगा। और यही कह करके मैं आपको आमंत्रण देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, और उसको इस दृष्टिकोण से मत पूछिए कि मैं कोई पत्रकार वार्ता में बैठा हूँ। चर्चा के दरमियान कोई चीज़ आपके मन में आती है उसको बराबर पूछें। काम करने का प्रयास करूँगा जिससे हमारे रीवा को लज्जित नहीं होना पड़े। हमारे रीवा के चाहे पत्रकार बंधु हों या रीवा के तमाम यहाँ रहने वाले लोग हों, उनका मस्तक ऊंचा रहे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, ये शक्ति, ये प्रेरणा मुझे बना के रखना, जिससे हमारे रीवा जिला का नाम पूरे मध्य प्रदेश में लिया जा सके, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी हमारा विषय नहीं है। अभी एक सवाल आया था कि आप लोग लिखते हैं विंध्य प्रदेश को, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ। विंध्य प्रदेश को, आंदोलन को 80 और 85 से मत देखो, इसे 56 से देखो। 1956 में जब मध्य प्रदेश का मर्जर हो रहा था तब भी बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, सब जानते हैं, शहीद हुए गंगा चेताली। तो आंदोलन तो विंध्य प्रदेश का वही है। उस समय विंध्य प्रदेश बचाने का था, अब विंध्य प्रदेश बनाने का है। तो आंदोलन को समय वहां दीजिए, 1956 से दीजिए उसको। अभी एक सवाल आया, कई तरह से लोग विंध्य के आंदोलन को पुनर्जीवित या चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं। तो अब विंध्य का आंदोलन चलाना चाहते हो, पर उनके ग्रुप कई है। अभी मैं एक दिन अखबार में पढ़ा, अभी जो नए सिरे से विंध्य प्रदेश के लिए आए हैं, उन्होंने ये कहा कि विधानसभा के भीतर जब माननीय श्रीनिवास तिवारी जी थे तो ऐसा हम लोगों ने देखा था कि, सुना था, अखबारों में पढ़ा था कि उन्होंने एक संकल्प पारित कराया था। और वो संकल्प तब पारित हुआ था जब अटल जी की एक मंशा हुई कि छोटे प्रदेश बनने से विकास जाता होता है। संकल्प पारित हुआ, वो लोकसभा जाना है, वहाँ सेंटर से केंद्र को जाना है। और अभी 15-20 दिन पहले ही विधायक जी ने आरोप लगा दिया कि संकल्प पारित जरूर हुआ था पर वो भेजा नहीं गया था, ऐसा करके अभी आपकी अखबार में 15-20 दिन पहले छपा है। तो मैंने, आंदोलन वाकई में विंध्य प्रदेश का लोग चाहते कि नहीं चाहते, प्रश्न ये है। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि विंध्य प्रदेश के आंदोलन के लिए आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व बने, इसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व, हम अपनी जड़ों को मजबूत करें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी गांव में जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आंदोलन तो ठीक है पर जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जनता का। फिर अलग अलग ग्रुप कैसे होंगे? फिर उसमें एक झगड़ा और है। अभी विंध्य प्रदेश की जो समूची पृष्ठभूमि थी वो हमारा हरपालपुर, छतरपुर के आगे तक है, वो पुराना नक्शा देखिए वहां तक है। हाँ, तमाम वो सब मिला है। ये जबलपुर की तरफ आप कटनी से आगे चले जाइए, वहां तक था, शहडोल, मंडला वगैरह, ये सब मिल करके ये विंध्य प्रदेश है। वहां से ये डिसाइड हो पाए कि विंध्य प्रदेश को उसका एक बड़ा क्यों दे रहे हैं, जो तमाम चीजें हम दे रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल विंध्य प्रदेश से ही इकोनॉमी चल रही है। इकोनॉमी पूरे प्रदेश से लोग आते, थोड़ा कम ज्यादा होगा। और आप ये क्यों भूलते हैं कि 2003 के बाद ही बाणसागर आया? आप ये क्यों भूलते हैं कि 2003 में, अभी 2018-17 में पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहाँ आया? आप ये क्यों भूलते हैं कि सिंगरौली को हमने पावर हब बना दिया? कितने प्रोजेक्ट आए सिंगरौली के भीतर? ये क्यों भूलते हैं कि हमने ये किया है? सड़कों पर जाल बिछा दिया। बाणसागर की नहरों का जरा एक बार देख के आओ, वही भाषण में थोड़ी ये लोग कहते हैं। आप देख के आओ गाँव के अंदर नहर कहाँ कहाँ पहुँच गई है। ऐसा क्यों नहीं मानते कि हमारे नई गढ़ी की, हमारी विधानसभा के भीतर जब मैंने साइकिल यात्रा की थी, मुख्यमंत्री से मांगा था, और शायद वो सबसे नई तकनीक की है रमाकांत जी, वो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। माइक्रो इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है, जो पाइप के माध्यम से पानी जाएगा, नहर हमको नहीं खोदना पड़ेगा, ये पहला है भाई साहब। 867 करोड़ रुपए उसके लिए आए, काम भी बहुत सारे हो रहे हैं, उसमें शुरू है। तो ये नहीं मानना चाहिए। अब ये बात ठीक है कि यदि हमको कम मिला, हमारा ज्यादा है, हम तो कहते हैं कि हम जितना देते हैं उससे ज्यादा दो ना। हम कहाँ कहते हैं कि नहीं, हमको आरक्षण मत करो, ये आपका 25 पैसा है तो 25 के हिसाब से मैं आपको 12 पैसा दूंगा। ये 25 यदि हमने दिया है, हमारी तरफ देने की ताकत नहीं है, क्योंकि आर्थिक तौर पर हमारा किसान भी मजबूत नहीं है, हमारी तरफ रोजगार उस तरह के नहीं है, हमारी तरफ IT के हब नहीं है,
हमारे तरफ जो बड़े बड़े पदाधिकारी होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, हमारी तरफ नहीं है। अब शुरू हुए हैं IPS आई ज़्यादा इस समय जो सबसे बड़ी मांग है। क्या कभी आपने इस बात का सर्वे किया कि सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज रीवा में ही क्यों होते हैं? और मैंने अभी सर्वे के लिए कहा है, जरा इसका सर्वे होकर के हमको बताओ, क्योंकि रमाकांत जी, मैंने स्वतः, मेरे पास जब मैं विधायक था तो आप जानते हैं सबसे दवाइयों को पैसा देने वाला विधायक में माना जाता था। मेरे पास जो आवेदन आते थे एस्टिमेट के, वो कैंसर के बहुत सारे आते थे। मैंने अपने ऑफिस से कहा जरा निकालो उनको। 1000-1500 तो मैंने ही दिया हूँ, और विधायकों ने दिया, तमाम लोग देते रहते, कुछ सीधे पाते, कुछ नहीं भी लेते, तब भी दवाई कराते हैं। कितना बड़ा सेंटर है। माने आप ये कह सकते हो कि इस कैंसर का एरिया है, तो कैंसर का एरिया इसलिए नहीं है कि हम पैदा हुए इसलिए कैंसर हो गया। उसका कारण है कि तम्बाकू का हम कई तरह से उपयोग करते हैं। तो यदि है, अब वो हम तम्बाकू हटा नहीं सकते, उनका खाना बंद नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको चिकित्सीय सुरक्षा का हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए। मैंने कहा है, कल राजेंद्र जी से भी कहा है कि सब मिल करके सब लोग ऐसा प्रयास करें कि जैसा भोपाल के भीतर एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, जैसा आप जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट खुला, जैसा हमारे इलाहाबाद में है, उस तरह का कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ क्यों नहीं खुलना चाहिए। इस तरह के कुछ काम हो जिससे बाकी तो चलेगा, डेवलपमेंट भी चलेगा, लोक कल्याण का भी काम चलेगा, पर चिकित्सा के क्षेत्र में यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनी है तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए हमें DM चाहिए, और जो उनके जो अलग से क्या कहलाते हैं वो नहीं, वो तो मेडिकली चिकित्सीय वो परीक्षा होगा कि उसके कारण क्या है। पर सामाजिक तौर पर हम भी खोज सकते हैं कि आखिरकार यदि हमने देखा कि लगातार तम्बाकू खा रहा, मुंह का कैंसर हो गया, तो हम क्यों नहीं बता सकते कि साहब ये इसी कारण होगा। रीवा में सर्जरी विभाग में कुछ रिकॉर्ड है? हाँ, नहीं, सर्जरी में और तरह के भाई, जरूरी है कि रीवा में भर्ती हो। यहाँ के मरीज नागपुर आप देखिए, जितनी बसेस चलती हैं, अब तो ट्रेन चल गई, अब देखना किस तरह से मरीज जाएंगे, कितने मरीज जाएंगे वहाँ। इलाहाबाद यहाँ कमला नेहरू अस्पताल, वहाँ जाते हैं, बनारस वाले में जाते हैं, यहाँ 2-2 कैंसर के इंस्टीट्यूट खुल गए जबलपुर में, वहाँ लोग भाग रहे हैं। तो जो रीवा में आए वो रिकॉर्ड यहाँ हो सकता है, पर जो बाहर जा रहे हैं उनका कौन सा रिकॉर्ड होगा। आशा कैंसर जो अटैच्ड है उससे GMS से, उसके यहाँ रिकॉर्ड हो। आज से थोड़ी स्पीकर बनने के बाद पहले से कर रहे हैं। और कल यदि सुना होगा आप हमारा भाषण, तो मैंने कहा है कि मैं रीवा का पक्ष लेता रहूंगा। इसमें कोई कहता है निष्पक्ष नहीं, तो कहते रहो, पक्षपात करूंगा मैं रीवा के साथ, उसमें कौन सी। मध्य प्रदेश में हो आज से थोड़ी स्पीकर बनने के बाद पहले से कर रहे हैं। और कल यदि सुना होगा आप हमारा भाषण, तो मैंने कहा है कि मैं रीवा का पक्ष लेता रहूंगा। इसमें कोई कहता है निष्पक्ष नहीं, तो कहते रहो, पक्षपात करूंगा मैं रीवा के साथ, उसमें कौन सी। मध्य प्रदेश में हो जॉब ओरिएंटेड जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमने नाम ही लिया बंगलौर का, कहाँ का नाम लिया, वहाँ जो IT हब है, उस तरह का अपने को यहाँ भी आवश्यकता है। परंतु उसको रोजगार को केवल सरकारी नौकरी से मत जोड़ो। कहीं भी सरकारी नौकरियाँ इतनी नहीं हो सकती हैं कि सारे पढ़ने वाले लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। और रीवा में हम ऐसा समझते हैं कि हम ये मानते हैं रमाकांत जी की सरकारी नौकरी मिली तभी माना जाएगा कि हम बेरोजगार नहीं है। इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इंडस्ट्री हमारी धरती को चीर करके हमारे मानिक्स निकालती है और वो पैदा करके प्रोडक्शन पैदा करती है, चाहे सीमेंट और कुछ चीज पैदा करती है, तो हमारे नौजवान को वहाँ काम मिलना ही चाहिए। मैं तब भी साथ में था, आज भी साथ में, मैं कहाँ कह सकता हूँ। आंदोलन भी किया, हाँ किया ना, जेपी के खिलाफ किया, तमाम सारे लोगों के खिलाफ किया आंदोलन, की नहीं मुद्दे बेरोजगार। और उस समय हम लोगों का आंदोलन सर का ये था कि लोगों को रखा जाता था, ऐसा मत मानिए, रखा जाता था। जब अपना फैक्ट्री और गेट बंद करते थे तो बहुत सारे लोगों को रख लेते थे। पर उनके यहाँ एक सवाल जरूर रहता है, वो करते क्या है कि रख तो लेते हैं, पर रीवा वालों को दूसरी जगह भेज देते हैं, ये थोड़ा दिक्कत आती है। मेरे क्षमा चाहिए। आप अब विधानसभा की पूछ रहे हैं बात, विधानसभा में जब वहाँ बैठूंगा फाइल देखूंगा तभी बता सकता हूँ, अभी तो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। सर एक सवाल बहुत ज्यादा पूरे देश भर में, वो मेरे सामने आएगा तब देखूंगा। एक सवाल पूरे देश में छाया, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि सरकार के खिलाफ लिखना या सरकार के खिलाफ बोलना क्या राजद्रोह है माना जाए? आप समझिए बात, लोकतांत्रिक अधिकारों की जब तक संविधान में गारंटी है तब तक सारे लोगों को अपनी बात लिखने का अधिकार है। पर यह छूट दी जा सकती कि पाकिस्तान का कैप्शन लगा करके और फिर किसी का विरोध करो, थोड़ा सा इतना बचाना पड़ेगा। कैप्शन लगाओ पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर विरोध लिखो मोदी का, करो विरोध, हम कहाँ कहते विरोध न करो, पर कम से कम उतना कैप्शन तो ना लगाओ। ये तो रोकना पड़ेगा, ऐसे कैसे जो है हर आदमी को छूट। देखिए कुछ सामाजिक दायरे भी हैं और ये देश सामाजिक तौर पर हम बधे हुए लोग हैं। हम यूरोप कंट्री में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम परिवार चलाते हैं, समाज चलाते हैं, समाज के भीतर रहते हैं, समाज के मूल्यों की, उनकी परंपराओं की रक्षा हम ही करते हैं। कौन करता है? हम ही करते हैं। और आपको बता दूं, ये केवल हिंदुस्तान है रमाकांत जी, नोट कर लेना। माता पिता का या अपने बुजुर्ग का पैर छूने की संस्कृति कहीं है तो यही है, दूसरी जगह नहीं है। मैं भी यूरोप घूम करके आया, या तो हाथ छुएंगे या तो गाल छुएंगे या तो कुछ करेंगे, पर पैर नहीं छुएंगे। इस संस्कृति को कब मानते हो? ट्यूशन है, क्योंकि वहाँ विधानसभा में विधायक हैं कि ग्रॉस रूट की चीजें भी वो समझे और संवैधानिक चीजें समझे, उसको लेकर क्या प्लान होंगे? पूरा प्लान बना लिया है। पर एक बात समझ लो,
तब भी ट्रेनिंग चलती थी। ट्रेनिंग में हम टेक्निकल लोगों को बुलाते हैं, संविधान विशेषज्ञों को बुलाते हैं, जाता है जो संविधान का बजट कैसे पेश करना, वो उन अधिकारियों को बुलाते हैं जो समझाते विधायकों को कैसे प्रस्तुत करना, तारांकित प्रश्न कैसे आना, ये वो सिखाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कोई विधायक जब 10,000 लोगों को संबोधित करता हो तो हीरो मानता है अपने को। एक हीरो को जाकर के किसी मास्टर के सामने बैठा दो तो उसका ईगो हर्ट होता है, वो कैसे सीख लेगा भैया। इसीलिए मैंने व्यवस्था करी है, मैंने कहा है कि उसकी शायद नहीं सुनेगा, पर हमारा 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव उनकी सुनेगा, 7 बार के विधायक विजय साय उनकी सुनेगा। तो ट्रेनिंग कौन करते ये बताओ ना। 40 साल से विधानसभा में है, 30 साल से है, 35 साल से है, 20 साल से है, इनको ये मानेगा कि 4 बार वाला है। और अब जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनका कैसे मान ले भैया, 10,000 को भाषण देके आता है, उसको लगता है कि अच्छा मैंने हम पूरे जनता को सिखा करके वोट के लिए आते हैं, ये हमको सिखाने चले आए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसको भी कर रहे हैं, वो भी हो। दूसरा ये है कि हम सबको डाल देते हैं, जो नए विधायक आए वो ट्रेनिंग करें, उनको कर दिया। मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ। मैं ये विधायक उन्हीं को पत्रकारों को, सीनियर जर्नलिस्ट को ये कहा कि आप लोग बना लीजिए, इंतजाम हम करेंगे, जो नए जर्नलिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दो। क्योंकि कई बार कोई किसी खबर को जितना मिर्ची मसाला नहीं लगाना चाहिए, शायद ज़्यादा मिर्ची डाल देते हैं और समाज में वो थोड़ा सा विद्वेष का फैलता है। इसलिए उनकी भी ट्रेनिंग दो कि मिर्ची कितना डालना, माने ठीक से रसोईया बन सके, वो मसाला कितना डालना, धनिया कितना डालना, जीरा कितना डालना, ये सिखाने की आज सबको सीखने, हमको भी सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा है रमाकांत जी का, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूर्व जो हमारे वो थे स्पीकर सीतासरन शर्मा जी, अब हमारे MP प्रजापति होंगे, इन 3 सालों में हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। हमको जरूरत पड़ेगी सीखें, क्यों नहीं सीखेंगे उनसे, कोई आवश्यकता होगी। ऐसा कैसे मान लूँ कि हम ही जाता है, कोई सामने वाला नहीं है। कई विषयों पर छोटी छोटी बातें। साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वरूप सुहाए, सार सार को गई रहे धोखा दे उड़ाए। और कोई प्रश्न है किसी का? और किसी का कोई प्रश्न? सर, आप अपने आप को अभी कितना कामरेड मानते हैं? DNA हमारा वही है। DNA किसी का चेंज नहीं होता, हमारा भी चेंज होता। इसीलिए कल आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने घनश्याम सिंह का नाम लिया, क्योंकि विद्यार्थी जीवन की राजनीति की शुरुआत उनके सानिध्य में पहुंचा तो वहां नया सिस्टम बनाया गया था। सारे पत्रकारों को, मीडिया को बाहर कर दिया गया था। मुझे मिले वो लोग तो उन्होंने शिकायत की, क्यों तार तोड़ देते हो भाई बार बार। तो मैंने तत्काल उसको अलाउ किया और उस आदेश को निरस्त कर दिया। सारे मीडिया के लोग भीतर आ गए और इतना जरूर उनसे कहा कि देखो भाई, ये आदेश इसलिए हुआ था, आप भी समझ लो। आदेश इसलिए हुआ था कि आप लोग सेंट्रल हाल में रहते हो और जब मंत्री आता है, विधायक आता है, तो उसको धक्का मारते हो, क्योंकि आपको बाइक लेना है। तो 4 झेल लिया तो विधायक परेशान होता, तो शिकायत करता है कि साहब ये, तो इसलिए बाहर कर दिया। मैं खोल रहा हूँ, एक सीमा ये है कि जो हमारी बाढ़ लगी है उस पर आप रहो, सेंट्रल हाल में बताओ, किनारे जो जगह है वहाँ आप रहो। वहाँ विधान परिषद है, वहाँ हमने आपके प्रेस वार्ता का इंतजाम कर दिया है। कोई प्रेस वार्ता देना चाहता है वहाँ जाए, आपके साथ बात करें। कोई बाइट किसी को लेना है तो अपना व्यक्तिगत बात कर लीजिए, उनके चैम्बर में चले जाइए, कहीं चले जाए वहाँ थोड़ा सा। तो मैंने उनको कहा है कि इतना याद रखना कि हमारी शर्त का उल्लंघन नहीं करना, नहीं मैं तत्काल निरस्त भी कर दूंगा इस आदेश का। बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छा उनको लगा। दूसरा, छोटी छोटी बातें हैं जिनको कभी कोई ध्यान नहीं देता। अब आप कल्पना कर सकते हो क्या, विधानसभा में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो खासतौर पर हमारे मिनियल्स हैं, कारभारित हैं, इनसे स्पीकर या PS कभी मिले नहीं। और मैंने जाते ही आदेश किया कि नहीं, 5 बजे से 6 बजे तक केवल इनके लिए समय निर्धारित है, मैं अलग से बैठूंगा, वो सारे लोग आकर के अपनी बात करें। और रमाकांत जी, मैं तो देख के दंग रह गया जब मैं उनसे मिला, साथ में बैठ के चाय पिलाया, पिया। वो जो पूछ रहे थे कि क्या करेंगे, मैंने DNA छोड़ा क्या, वो कौन पूछ रहे थे, उनको भी जवाब है। जब उनके साथ चाय पिया, जब मैं निकल गया तो बताया लोगों ने कि कई महिलाएं रो रही थी, जो कर्मचारी थी, कोई चपरासी है, कोई पहुंचने वाली है, या आज तक तो सामने नहीं खड़ा होने देते, साथ में बैठा के चाय कौन पिला दे। और मैंने उनको कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और चलते चलाते हंसते हुए कहा कि भाई, या तो तुमको 3 साल में पार कर दूंगा, तुम्हारे साथ ही डूब जाऊंगा, तो मैं से ये कह के आया हूँ। फिर कल बुलाया था PS को, फाइनेंस मिनिस्टर को। और छोटी समस्या, जरा आप देखो क्या क्या समस्या लटकी हुई है। उनकी समस्या ये है कि उनके सामने कार्यभारित लिखा हुआ है। इसको कहा है फाइनेंस मिनिस्टर के 15 दिन के अंदर सारा अध्ययन करके मेरे सामने रखा। ये कह के आया, थोड़ा सा भला हो जाए बेचारों का, क्या कोई बुराई नहीं।